अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में द्वंद्वात्मक स्थिति या परिस्थितियां कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखा जाएगा डायलेक्टिकल सिचुएशंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। यहां पर जो शब्द है द्वंद्व, द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? तो एक है वाद और इसके विरोध में है प्रतिवाद। अंग्रेजी में कहते हैं थीसिस एंड दिस इज एंटीथेसिस। तभी द्वंद्व होगा। एक कोई विचार है, बात का मतलब यहां विचार है, कोई एक विचार है। मैंने कोई एक विचार रखा कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। यह विचार समाजवादी है। सामने वाला उसको क्रॉस कर रहा है, सामने वाला उसको काट रहा है, उससे अपनी असहमति दर्शा रहा है और यह कह रहा है कि नहीं, संसाधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि समाजवाद एक विचार है, एक वाद है। द थीसिस इज सोशलिस्ट एंड द एंटीथेसिस इज लिबरल। तो हर एक विचार का एक प्रतिवाद, हर एक वाद का एक प्रतिवाद होना चाहिए। जब दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है तो एक सिंथेसिस, संवाद निकलकर बाहर आता है। सिंथेसिस, समझौता हो गया दोनों के बीच कि कुछ बातें मैंने समाजवाद की रखी हैं और कुछ उदारवाद की हैं, दोनों को मिश्रित कर दिया और एक तरीके से हमने सहमति बना ली। सहमति जब बन गई तो उसको कहा जाएगा, उस विचार को कहा जाएगा संवाद, सिंथेसिस। तो जब तक संवाद का निर्माण नहीं होता तब तक यह वाद प्रतिवाद का के बीच का जो द्वंद्व है वह द्वंद्व बना रहेगा और वही द्वंद्व राष्ट्रों की विदेश नीतियों को प्रभावित करता है, हमारी विदेश नीति के दृष्टिकोण की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो यह समझना है कि आखिर वो द्वंद्व क्यों हो रहा है और किनके बीच वह द्वंद्व है, कौन सा जो भाग है उसका वह वाद के रूप में है और कौन सा प्रतिवाद के रूप में। यह जो द्वंद्वात्मक स्थितियां जब उभरती हैं विश्व स्तर पर तो उसके कारण क्या होते हैं, क्या ऐसा होता है जिससे कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। तो सबसे पहली बात है, अगर याद है तो मेरे ख्याल से 2-3 क्लास पहले मैंने कहा था कि ग्लोबल स्टेट सिस्टम, जो विश्व की राज्य प्रणाली है, उसमें सुरक्षा की चुनौतियां सदैव विद्यमान रहती। हर राष्ट्र को एक दूसरे से सुरक्षा की चुनौती हर राष्ट्र के समक्ष विद्यमान रहती और उस अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ही राष्ट्र निरंतर प्रयास करते रहते। वो चाहे अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाकर करें, चाहे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाकर करें, चाहे जिस रूप में करें, उनका उद्देश्य ही होता है कि अपनी क्षमताओं का इस रूप में विस्तार कर लिया जाए, अपनी क्षमताएं इस रूप में बढ़ा ली जाएं जिससे कि हमारे ऊपर जो असुरक्षा बनी हुई है वह असुरक्षा समाप्त हो जाए। तो विश्व राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो द्वंद्व की स्थिति आती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वैश्विक राज्य प्रणाली में राज्यों के समक्ष सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां सदैव विद्यमान रहती हैं और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य प्रयास करते रहते हैं और इन्हीं प्रयासों के दौरान ऐसी कुछ परिस्थितियां उभर कर आ जाती हैं जो द्वंद्व का कारण बनती हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें यह लिखनी है अपनी कॉपी पर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में द्वंद्वात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने के क्या कारण हैं।
तो एक हेडिंग बन जाएगी यह कि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों के उभरने के कारण। इसमें यह लिखा जाएगा कि वैश्विक राज्य प्रणाली में सभी राज्यों के समक्ष सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां विद्यमान रहती हैं। वैश्विक राज्य प्रणाली में सभी राज्यों के समक्ष सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां विद्यमान रहती हैं। इनका सामना करने के लिए सभी राज्य निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे प्रयासों में क्या शामिल होगा? ऐसे प्रयासों में अपनी आर्थिक क्षमताओं या सैन्य क्षमताओं में वृद्धि भी शामिल है। ऐसे ही प्रयास करने के क्रम में द्वंद्वात्मक परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है। पैरा चेंज करके लिखा जाएगा कि द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब विश्व स्तर पर कोई वाद उभरता है और उसके विरुद्ध ब्रैकेट में लिखा जाएगा असहमति दर्शाने वाला। के विरुद्ध कहने का तात्पर्य है असहमति दर्शाने वाला। उसके विरुद्ध एक दूसरा विचार या प्रतिवाद, एंटीथेसिस, उत्पन्न होता है। वाद और प्रतिवाद के बीच परस्पर अंतःक्रिया सहमति निर्माण कराने में सहायक होती है। वाद और प्रतिवाद के बीच अंतःक्रिया सहमति बनाने में सहायक होती है और ऐसी सहमति को क्या कहते हैं? संवाद। ऐसी सहमति को संवाद की संज्ञा दी जाती है। जैसे अब इस पर आते हैं वापस कि वह द्वंद्व की स्थिति कौन सी है। जैसे पहली जो स्थिति है हमारे सामने, उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं पहले मैं, पीस इन सिक्योरिटी वर्सेस सिक्योरिटी इन पीस। सुरक्षा में शांति बनाम शांति में सुरक्षा। पहली स्थिति है यह कि हमें पहले क्या चाहिए, पहले सुरक्षा चाहिए या पहले शांति चाहिए। अगर सारे राष्ट्र सुरक्षित हैं
मान लें कि सभी राष्ट्रों के पास पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार हैं, तो सारे राष्ट्र अगर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएं, कल्पना करें ऐसी कि सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हो गए, तो कोई भी राष्ट्र दूसरे के विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसी स्थिति को कहेंगे सुरक्षा में शांति। इसका मतलब है कि राष्ट्रों की मंशा यह होगी कि वह पहले अपने आप को हथियारों से लैस करके अपनी सीमाओं को, अपने आंतरिक स्थितियों को सुरक्षित कर लें, और जब सभी राष्ट्र ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। एक मानसिकता यह है, एक विचार है यह, या उसको कहेंगे वाद है यह। अब इसका प्रतिवाद क्या है कि शांति में सुरक्षा होनी चाहिए। अगर राष्ट्रों के बीच शांति है, अर्थात राष्ट्रों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित हैं, तो युद्ध का कोई खतरा नहीं होगा और सदैव सभी राष्ट्र सुरक्षित रहेंगे। तो एक वाद यह कह रहा है, या इसका प्रतिवाद यह कह रहा है कि पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिटी। वंस यू आर पीसफुल यू आर ऑलवेज सिक्योर। यह प्रतिवाद है। तो हमारा प्रयास शांति स्थापना की तरफ होना चाहिए, न कि सुरक्षा बढ़ाने की तरफ। तो शांति में सुरक्षा अगर ढूंढनी है तो हमें निशस्त्रीकरण करना पड़ेगा, और सुरक्षा में शांति अगर ढूंढनी है तो हमें न्यूनतम निवारण विकसित करना पड़ेगा। मिनिमम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, एक सुदृढ़ न्यूनतम निवारण अगर हमने बना लिया तो दूसरा राष्ट्र हमारे विरुद्ध आक्रमण हम पर नहीं करेगा। हमारे विरुद्ध युद्ध करने का विचार अगर उसके मन में आता है, वह विचार के स्तर पर ही समाप्त हो जाएगा। यह हो गया कि सुदृढ़ निवारण क्षमता हमने विकसित कर ली है, तो हम सुरक्षित हैं और शांत रहेंगे। और दूसरी तरफ बात यह कही जा रही है कि अगर हमने निशस्त्रीकरण कर दिया तो हमारे पास मित्रवत संबंधों की स्थापना के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए हम स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे। अब समस्या क्या है कि दोनों में से किसको सही माना जाए। तो दोनों की बात करें अगर हमने किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध सुदृढ़ निवारण, न्यूनतम निवारण बनाने की पहल की, तो हम अपनी कूटनीतिक प्रक्रियाओं से यह जानने की कोशिश करेंगे कि अमुक राष्ट्र के पास कितनी शक्ति है, कितने हथियार, कितने परमाणु शक्ति उसके पास कितनी है, इसका आकलन करेंगे हम। और साथ साथ मतलब उसकी वास्तविक क्षमता का आकलन करेंगे, और इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि उसकी संभावित क्षमता कितनी है। तो एक्चुअल कैपेसिटी एंड दी पोटेंशियल कैपेसिटी, दोनों का आकलन करके हमने मान लिया, तय किया, राष्ट्र ए ने तय किया कि बी के पास 500 परमाणु हथियार हैं वास्तविक रूप में, और वह 100 और बना सकता है। तो पोटेंशियल कैपेसिटी उसकी 100 की है एंड 500 इज द एक्चुअल। अब राष्ट्र ए क्या करेगा कि कम से कम 600 हथियार इसके पास होने चाहिए, ताकि वह दोनों बराबर के स्थल पर आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तो बी को अगर ए के विरुद्ध युद्ध करने का विचार मन में आता है बी के, तो वह युद्ध नहीं करेगा, चूंकि इसके पास भी 600 हथियार हैं। यह हो गई सुदृढ़ न्यूनतम निवारण। लेकिन समस्या कहां आएगी कि हमने तो बना लिया 600, 500 वास्तविक और 100 संभावित देखकर। इसने जब आकलन किया ए का, तो यह देखा कि इसके पास 600 तो वास्तविक है, हमारे पास तो वास्तविक 500 ही है। तो पहले तो 600 बनाना पड़ेगा हमें भी, प्लस 100, और इसके बाद अपनी संभावित क्षमता भी रखनी पड़ेगी जो इसकी संभावित क्षमता के बराबर हो। तो इसकी संभावित क्षमता अगर 100 की है तो इसको 100 और बनाना पड़ेगा, मतलब इसके पास होना चाहिए 700। अब अगला फिर यह कहेगा कि हमारे पास तो 600 है, इसके पास 700 है, तो हम इसको 700 करेंगे किसी भी तरह।
फिर यह करेगा कि हम 800 करेंगे, या होड़ लगी रहेगी। तो एक प्रश्न हम इमेजिन यह कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों राष्ट्र निशस्त्रीकरण चाहते हैं, दोनों दावा कर रहे हैं विश्व स्तर पर कि हम निशस्त्रीकरण के पक्षधर हैं और हम पूर्ण निशस्त्रीकरण चाहते हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? वो शस्त्र निर्माण कर रहे हैं, शस्त्रीकरण कर रहे हैं। तो कहा गया, तो प्रश्न क्या हो सकता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि निशस्त्रीकरण की आड़ में विश्व शस्त्रीकरण के दौड़ में आ गया है? क्या आप सहमत हैं कि निशस्त्रीकरण की आड़ में विश्व शस्त्रीकरण के दौड़ में शामिल हो गया है? हम चाहते तो निशस्त्रीकरण है, लेकिन वास्तविक अर्थों में शस्त्रीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब कि न तो हमें सुरक्षा मिल रही है और न ही हमें शांति मिल रही है। तो सुरक्षा में शांति की संकल्पना बहुत तर्कसंगत या बहुत धारणीय नहीं लगती, ऐसा कहा जा सकता है। अब दूसरी तरफ यह है कि अगर हमने पूर्ण निशस्त्रीकरण कर दिया और हमने मित्रवत संबंध बना लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तरों पर, तो हमें युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हम एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए हम, संविदात्मक, संविदाओं के जरिए, अनुबंधों के जरिए हमने एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता कर ली है। इसलिए शांति में सुरक्षा की जो स्थिति है वह तुलनात्मक रूप से बेहतर कही जाएगी सुरक्षा में शांति की के सामने। जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, शायद इन्हीं के इस चुनौती ने हमें 13 ऐसे राष्ट्रों को जन्म दिया जो परमाणु शक्ति संपन्न है, और वो आपस में तो सुरक्षित हैं, लेकिन पूरा विश्व असुरक्षित है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया था, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी उस दौरान कि वी हैव मेड द एंटायर वर्ल्ड होस्टेज इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ फ्यू। कहने का अर्थ क्या है कि हमने कुछ राष्ट्रों की सुरक्षा के नाम पर पूरे विश्व को बंधक बना रखा। जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न है, जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है, उनका क्या दोष, लेकिन वो भी असुरक्षित हैं इनकी वजह से। क्योंकि अगर इनके बीच परमाणु युद्ध हो गया तो उसका खामियाजा तो उन राष्ट्रों को भी भुगतना होगा ना, जो परमाणु शक्ति नहीं है जिनके पास। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह कहा कि हमने उनको बंधक बना रखा है और वो हमारी बात मानने के लिए विवश हैं। तो अगर हम विश्व में शांति चाहते हैं तो हमें पूर्ण निशस्त्रीकरण पर बात करनी होगी। लेकिन क्या यह आदर्शवाद नहीं है? एक विचार और आएगा सामने कि अगर हम शांति में सुरक्षा चाहते हैं तो क्या यह सभी राष्ट्रों के लिए संभव है कि वो हर स्तर पर आकर मित्र बन जाएं? यह भी आदर्शात्मक है, आइडियलिस्ट है। तब तरीका क्या होगा कि दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना पड़े, जिसको हम कहते हैं संवाद, सिंथेसिस। कि अगर आप मिनिमम डिटरेंस बनाए रखना चाहते हैं, कब तक? जब तक कि सभी राष्ट्र पूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं कर लें। मान लिया 2023 में हमने तय किया कि हम 2040 तक हम सारे शस्त्रों को समाप्त कर देंगे। लेकिन 2023 से 40 के बीच में अगर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तब क्या करेंगे? तो यहां तक हम मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस बनाए रखना चाहते हैं। दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन यह कैसे होगा कि हम निशस्त्रीकरण भी चाहते हैं और शस्त्र नहीं बनाएं? उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उस समय कहा कि अगर हम इसको आदर्शात्मक माने तो इसका तरीका यह है इसको व्यवहारिक बनाने का कि अगर आपके पास परमाणु शक्ति है, आप यह घोषणा कीजिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि आप पहले प्रयोग नहीं करेंगे।
और आप उन राष्ट्रों के विरुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो भारत ने अपनी परमाणु नीति या नाभिकीय नीति का तीन मूल तत्व क्या है? सबसे पहला है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि भारत पहले प्रयोग नहीं करेगा अपनी परमाणु शक्ति का, राइट। दूसरा क्या है कि भारत एक सुदृढ़ न्यूनतम निवारण बनाए रखेगा। और तीसरा क्या है कि भारत उन राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो अगर सभी राष्ट्रों ने ऐसी घोषणा कर दी तो हम मिनिमम डिटरेंस भी बनाए रख सकते हैं, हम निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं और हम शांति में सुरक्षा की स्थापना भी कर सकते हैं। तो द्वंद्वात्मक स्थिति पढ़ने के पीछे तर्क यही है कि हम विश्व में जो विद्यमान परिस्थितियां हैं उनकी समझ हमारी विकसित हो और हम उसका उपयोग अपने उत्तर लेखन में कर सकें। इट ओके, राइट। अब इसको लिखना है, हमें तो लिखना है, चूंकि बिना लिखे होगा नहीं, वह याद नहीं रहेगा। समझ में तो आ गई हैं चीजें लेकिन याद नहीं रहेगा, इसको लिखना है। तो पहले पैराग्राफ में लिखा जाएगा कि सुरक्षा में शांति की संकल्पना, सुरक्षा में शांति की संकल्पना सुदृढ़ न्यूनतम निवारण क्षमता, सुदृढ़ न्यूनतम निवारण क्षमता बनाए रखना है। ऐसी क्षमता के निर्माण का मूल आधार, ऐसी क्षमता के निर्माण का मूल आधार राष्ट्रों की वास्तविक और संभावित, राष्ट्रों की वास्तविक और संभावित क्षमता का आकलन है। दूसरे शब्दों में, किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की वास्तविक और संभावित, किसी अन्य राष्ट्र की वास्तविक और संभावित क्षमता का आकलन कर न्यूनतम निवारण, ऐसे लिखेंगे उसको, आकलन कर उसके द्वारा न्यूनतम निवारण की सुदृढ़ता का स्तर, न्यूनतम निवारण की सुदृढ़ता का स्तर तय किया जाता है, राइट। लेकिन इसमें समस्या यह होती है कि सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में, सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में शस्त्रीकरण को ही समर्थन देते हैं, शस्त्रीकरण को ही समर्थन देते हैं, राइट। पैरा चेंज करके लिखेंगे। इसके विपरीत शांति में सुरक्षा अंतर्निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है, अंतर्निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है। और
इसका उद्देश्य पूर्ण निशस्त्रीकरण है। पूर्ण निशस्त्रीकरण है। राष्ट्रों द्वारा संविदाओं के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध, जो अच्छा लगे, राष्ट्रों द्वारा संविदाओं के जरिए विभिन्न स्तरों पर मित्रवत संबंध बनाकर परस्पर शांति स्थापना की जा सकती है। परस्पर शांति स्थापना की जा सकती है और ऐसा करने से सभी राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियों से बाहर हो जाते हैं, या सभी राष्ट्र सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे लिखिए, सभी राष्ट्र सुरक्षित हो जाते हैं। फिर से पैरा करेंगे कि हालांकि शांति में सुरक्षा की संकल्पना, या हालांकि काट दीजिए, शांति में सुरक्षा की संकल्पना कई अवसरों पर आदर्शवादी या अव्यावहारिक प्रतीत होती है। कई अवसरों पर आदर्शवादी और अव्यावहारिक प्रतीत होती है। अतः निशस्त्रीकरण और सुदृढ़ न्यूनतम निवारण के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक 3 सूत्री सैद्धांतिक व्यवस्था, एक 3 सूत्री दृष्टिकोण कह लीजिए, सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं, दृष्टिकोण, एक 3 सूत्री दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य होगा। पहला सूत्र है पहले प्रयोग नहीं करने का सिद्धांत, पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, प्रिंसिपल ऑफ नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं करने का सिद्धांत। दूसरा है निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति होने तक, निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति होने तक सुदृढ़ न्यूनतम निवारण बनाए रखना, सुदृढ़ न्यूनतम निवारण बनाए रखना। और तीसरा है कि गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय। ये 3 सूत्री अगर हम दृष्टिकोण अपनाएंगे तो वाद जो सुरक्षा में शांति है और प्रतिवाद जो शांति में सुरक्षा है, दोनों के बीच एक संवाद बन जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगी और वह विश्व को सुरक्षित भी बनाएगी और शांतिपूर्ण भी बनाएगी।